Hello everyone, welcome to LPT and we are starting the CUT arithmetic questions and we will discuss that क्या अप्रोच होना चाहिए CUT के एग्ज़ाम के लिए और हमारी बेस्ट विशेज हैं इन वीडियोस को देखिए आप और गो थ्रू दैट पैटर्न प्रॉपर अप्रोच दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्लास. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. अर्थमेटिक में क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको समझ में आने चाहिए. ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 1:3. एंड सी रेशियो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5:7. देन फाइंड बी रेशियो ए प्लस सी किसके बराबर होगा? जनरल क्वेश्चन ए रेशियो बी और बी रेशियो सी ये हम बनाना जानते हैं. ठीक है, तो इस पे बात करते हैं. ए रेशियो बी प्लस सी इज 1:3. सो राइट डाउन ए रेशियो बी प्लस सी दैट इज 1:3. Further, it says C ratio A plus B is equal to 5:7. अब ये बात बताओ, द प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? बच्चे कहते हैं सर ये ना ब्रैकेट में दे रखा है, ये भी ब्रैकेट में दे रखा है, इनका क्या करना है? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो कोशिश करो सारे वेरिएबल को काउंट करो प्रेजेंट हैं. ए बी सी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है. सो ए बी सी टोटल प्रेजेंट है. टोटल का सम कितना है? 4. यहां सी ए बी टोटल ए बी सी प्रेजेंट है, सम कितना है? 12. इनको कर दो बराबर, इनको कर दो बराबर, मतलब 4 और 12 को बराबर करोगे तो एलसीएम 12 आया. तो 3 का मल्टीपल कर दो इसमें, और इसमें 1 का मल्टीपल मतलब ये तो सेम रहेगा. 3 का मल्टीपल मतलब ए रेशियो बी प्लस सी, समझना है यहाँ पे. 3 का मल्टीपल ये वैल्यू 3 हो गई, ये वैल्यू 9 हो गई. अच्छा, ये वैल्यू तो सेम रहेगा, सी रेशियो ए प्लस बी. अच्छा, टोटल सबका सम कितना है? टोटल सबका सम 12 है. यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहां भी सेटिस्फाई कर रहा है. ये भी 12 है और ये भी 12 है. अब क्वेश्चन में कह रहा है मुझे ये बताइए बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी? अब देखो जरा, ए प्लस सी, ए की वैल्यू कितनी है यहां पे? 3. सी की वैल्यू कितनी है? 5. 3 और 5 इनको ऐड कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी हो गई? 8. अच्छा, टोटल रेशियो कितना था? टोटल 12 था, यहां भी, मतलब टोटल यहां भी सम कितना हो रही? 12. तो यहां बचा बी की वैल्यू कितनी? यहां बची बी की वैल्यू 4. पूछा था रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 1:2. सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ गया 1:2. ये अप्रोच है हमारा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेरिएबल ए वैरीज इनवर्सली विथ बी. इफ बी इज इक्वल टू 2 देन ए इज इक्वल टू 4. फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8. बात समझना, ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू के बाई बी. बात समझ में आ रही है? अच्छा, b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास तो यहां k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की वैल्यू 8. ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अब पूछ रहा है फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8. a की वैल्यू बतानी जब b की वैल्यू 8 होगी. अब ये बताओ जरा, a इनवर्सली प्रोपोर्शनल है k बाई बी. k की वैल्यू हमें क्या निकाल ली? 8. b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 8. तो a की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू होगी 1. दैट सिंपल. क्या गलती करते हैं बच्चे, ये समझते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं अगर सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 4 है, ये डबल है, तो ये 16 होगा, और वो गलत हो जाता है. ठीक है, तो ये अप्रोच आप ध्यान रखेंगे, ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. टाइम एंड वर्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंसेप्ट आपको टाइम एंड वर्क का एलसीएम मेथड उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, नहीं तो बेसिक फंडामेंटल यहां से समझ सकते हैं आप. सीता कैन डू अ वर्क इन 20 days. विद द हेल्प ऑफ गीता, सीता
कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, आपको एक चीज समझनी है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये बात हमेशा याद रखना है ताकि हम क्वेश्चन को आसान तरीके से बना पाए। अब समझना यहां पे, सीता एंड गीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, राइट। अब इसको लिखना क्या, एलसीएम मेथड। सीता किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में। सीता और गीता मिलके उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, 15 डेज। एलसीएम ले लेंगे 60 आएगा, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। 20 3 जे 60, 15 4 जे 60, ठीक है। अब कह रहा है सीता एंड गीता गेट्स 1500 फॉर द वर्क। अपने काम के लिए 1500 मिलता है उन दोनों को, उनका शेयर बताना है। जो पैसा होता है हमेशा उनकी एफिशिएंसी से अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एफिशिएंसी कहाँ है, यहाँ पे है। सीता की एफिशिएंसी 3 है और दोनों के मिला के एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। तो पूछ रहा है दोनों की शेयर बताइए सीता और गीता का, दैट सिंपल क्वेश्चन है ना। सो वी कैन से दोनों का शेयर 4 है ना। तो अगर मुझे सीता की एफिशिएंसी निकालनी है, सीता की एफिशिएंसी 3 देख रही है, तो गीता की कितनी बची यहाँ पे, 1, क्योंकि दोनों के मिला के यहाँ पे कितना है, 4 है। तो सीता की 3 एफिशिएंसी, गीता की 1 हुई। अगर हम गीता की एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो 1/4, मतलब टोटल एफिशिएंसी 4 है, तो इसकी शेयर गीता कितना, 1/4। किसके शेयर में, 1500 में से कितना हिस्सा हुआ, दैट इज 375, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर सीता का कितना बचा, टोटल 1500 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 375 इसको मिला, तो 1500 माइनस 375, 1125 किसको मिला, सीता को। बात ठीक है। क्वेश्चन पूछा था शेयर ऑफ सीता एंड गीता, सीता को 1125, गीता को 375, दैट इज ऑप्शन। आई होप आपको ये फंडामेंटल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप एंड शौनिक। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन बनाएं आप इस बात को समझें कि क्वेश्चन का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए आपका, नहीं है तो उसी क्वेश्चन से अपने फंडामेंटल को क्लियर करिए, ठीक है। कह रहा है प्रदीप एंड शौनिक। सो सबसे पहले तो एक बात समझ में आती है, हमें टाइम इनटू एफिशिएंसी वाला फंडामेंटल हमेशा याद रखना है। टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। बोलो ठीक है। चलो अब समझते हैं। प्रदीप एंड शौनिक कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज, ठीक है। इफ प्रदीप वर्क्स थ्राइस ऑफ हिज एफिशिएंसी एंड शौनिक वर्क 1/4 ऑफ हिज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या नंबर में दे रखा है या कितने दिन में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, तो यहां हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। मतलब अगर हम ये कहें प्रदीप की एफिशिएंसी को P मान लें, सोनी की एफिशिएंसी को S मान लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें पता है दोनों मिल के काम को किसी 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो एक फंडामेंटल है टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। सो क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रदीप की एफिशिएंसी P है और सोनी की S है, तो दोनों मिल के काम को 12 दिन में ख़त्म करते हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इफ प्रदीप वर्क थ्राइस ऑफ हिज, अपनी एफिशिएंसी का 3 गुना काम करता है, सो लेट्स P की वैल्यू 3P हो गई। सोनिक अपनी एफिशिएंसी का 1/4 करता है, तो S/4 हो गया, और ये काम को 16 दिन में कर देते हैं, ये भी हमारा टोटल। अब टोटल वर्क तो इक्वेट होगा, दैट सिंपल थिंग है ना, इक्वेट कर दीजिए। P प्लस S इंटू 12 इज इक्वल टू 3P प्लस S/4 इंटू 16, 4 से काट दो 3 टाइम्स, 4 से 4 टाइम, ये वैल्यू हो गई 3P प्लस 3S इज इक्वल टू 12P प्लस S। आप इसको सॉल्व करेंगे, 12P माइनस 3P दैट इज 9P, ठीक है। S इधर जाएगा, दैट विल बिकम 2S, तो P/S की वैल्यू जो बची दैट इज 2/9।
आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एस की एफिशिएंसी 9 हो गई, पी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब पूछा है हाउ मेनी डेज विल प्रदीप अलोन फिनिश देयर वर्क। सबसे पहली बात, कोई इंडिविजुअल काम करता है तो हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो एफिशिएंसी अगर पता चल गया तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, मतलब P और S की वैल्यू 9 + 2 11, राइट। एफिशिएंसी कितनी हो गई दोनों की मिला के 11। और कह रहा है टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 11 इंटू टाइम 12 डेज में। तो 12 इंटू 11 टोटल वर्क हमारा 132 हो चुका है। अब इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल प्रदीप अलोन फिनिश द वर्क। प्रदीप की एफिशिएंसी कितनी है 2, ठीक है। तो फिर से टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू 132, और ये 132 किसको कराना है प्रदीप को। प्रदीप की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो टाइम कितना लगा 132 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 66 डेज। आई होप आपको बात समझ में आ गई, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है, कोई डाउट है इस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। क्या सोचते हैं कि सर कंपैरिजन करने में कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से शुरू करना है। देखो जो क्वेश्चन दे रखा है सबसे फ्रैक्शन वैल्यू क्लियर होनी चाहिए आपको। दूसरा स्टेट कंपैरिजन आपको रेशियो में लिखना आना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे, इनकम ऑफ सी इज 1/3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 33.3 1/3 होता है, मोर देन बी, ठीक है। एंड इनकम ऑफ बी इज 14.28, मतलब 1/7 मोर देन ए, ठीक है। अब इनको लिखते हैं, इनकम ऑफ सी इज 33. सी ज्यादा है किससे, बी से, तो बी कंपैरिजन, बी की वैल्यू अगर 3 है तो सी 1 ज्यादा है। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर इज द कंपेयर्ड वैल्यू एंड दिस वन इज द चेंज वैल्यू। ज्यादा है 3 में 1 ज्यादा है, मतलब सी की वैल्यू 4 हो गई। अब कह रहा है इनकम ऑफ बी इज 14.2% मोर देन ए, तो ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है 1/7, तो बी ए अगर 7 है तो बी 8 हो जाएगा। और अभी हम ये जानते हैं इसको लिखते कैसे हैं। देखो जो बीच में कॉमन है बी लिख दिया, ये जो स्पेस है ये प्रीवियस वाला रिपीट हो जाता है या नेक्स्ट वाला, जैसे यहाँ पे 8 रिपीट होगा, ऊपर 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 32, दैट इज 24 एंड दैट इज 21। आई होप बात समझे। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल निकल के आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड बाय हाउ मच परसेंट सीज इनकम इज मोर देन एज इनकम। सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, बताओ कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 11 ज्यादा है, ठीक है। सी की इनकम 11 ज्यादा है किससे, ए से। ए की वैल्यू कितनी है 11/21। अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व करना है 11/21। अभी बोला मैंने फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। देखो 11/21 को अगर मैं सही से लिखूं तो ये वैल्यू 1/21 की वैल्यू होती है 4.75। 4.75 इंटू 11, ऑप्शन देखते जाओ। इसको कैसे 0.75 को कुछ भी नहीं, 0.75 इज व्हाट 75%, दैट इज 3/4 लिख दो। 11 इंटू 4 44 प्लस 11 इंटू 0.75 मतलब 3/4, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे करेंगे हम, 33/4, 44 प्लस 33/4 मतलब ये वैल्यू आ गई 8.25। लमसम आंसर 44 प्लस 8 कितना हो जाएगा 52 पॉइंट समथिंग, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ये सब कैलकुलेशन आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अप्रोच ऐसा होना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत रिपीट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको मिलेगा कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹72 एट 12% पर एनम फॉर 2 ईयर, देन फाइंड द अमाउंट। तो इस क्वेश्चन को अगर समझें हम तो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं।
अप्रोच क्या होगा, बहुत अप्रोच है इसके, पर बेस्ट अप्रोच की बात करते हैं। जब डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर का जनरली आता है तो क्या करना है, एक तो ये समझो SI और CI, SI एंड CI एक साल का तो सेम होता है, दूसरे साल में अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं कहूं difference between SI and CI on certain sum of money is 72 or 12% per annum। अगर SI लिख दूं मैं, CI लिख दूं यहां पे, पहले साल और दूसरा साल, CI में भी पहला साल और दूसरा साल, बहुत इजी कंसेप्ट है ना। 12% हर साल लग रहा है तो ऑब्वियसली 12% प्रिंसिपल का यहाँ भी लगेगा, 12% प्रिंसिपल का यहाँ भी लगेगा। CI में भी 12% यहाँ लगेगा, 12% यहाँ लगेगा। बोलो ठीक है। पर यहाँ पे डिफरेंस ये होगा, जब आप दूसरे साल जाएंगे तो इस 12% पे 12% लगेगा, मतलब इस पे 12% अगर लगाऊं मैं तो दैट इज 1.44, 12 इंटू 12। बोलो बात समझ में आ रही है। इन दोनों में डिफरेंस क्या दिखा, केवल इसी का डिफरेंस दिखा 1.44, मतलब पहले साल तो 12%, दूसरे साल 12%, CI में पहले साल 12%, दूसरे साल 12%, और 12% का 12% जब हम लेंगे मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यही तो डिफरेंस होता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI में, तो दैट इज 1.44, और इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 72। ये सिंपल है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी फिर 72 अपॉन 1.44, ठीक है। मतलब 7200 अपॉन 144, 12 से काट दीजिए, 12 से 12 टाइम 600, दैट इज 50, सो 100% इज 5000, इट मीन्स प्रिंसिपल इज 5000, ऑप्शन बी। और भी मेथड है, और भी मेथड है, मेथड तो बहुत है, आपको अप्रोच समझना होगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, हटा दूं इसको मैं, देखो यहाँ पे अब समझना, कई बार ऑप्शन से भी बना सकते थे क्या हम, लेट चेक करते हैं जरा, कि अगर मैं 12% लूं, 12% 6000 का 12 6 72 है ना, और 72 2 साल का, ठीक है। फिर इस 72 का 12%, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, आगे बढ़ते हैं। फिर 5000 का 60, 12% 60 पहले साल का, दूसरे साल का 60, राइट, और फिर पहले साल का 12%, दैट इज 72, डायरेक्ट निकल के आ गया, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, मतलब मैं ऐसे भी कर सकते थे आप, जो देखते जाओ, आपको अप्रोच दिखाता हूं। 5000 का 12% निकाला 600, ये भी 600 दूसरे साल का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल तो सेम रहता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो दूसरे साल प्रीवियस ईयर वाले पे 12% ऑफ 600 कितना होगा 72। समझ में आ रहा है, हाँ करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ए अंकित सोल्ड 2 बुक्स फॉर ₹5000 ईच, he sells one at profit of 10% and other at loss of 10%. What is his profit or loss percent? Let's understand this. कि अंकित जो है 2 किताब बेचता है 5000 के, ठीक है। पहली किताब 5000, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए सोल्ड हो, ठीक है, ये एक फंडामेंटल चीज याद, जब सोल्ड हो, सोल्ड SP of one article, SP of one article is equal to SP of second article, and profit percent is equal to loss percent,
तो ये क्या है, क्या बताता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब भी आपको क्वेश्चन एकदम इस पैटर्न पे मिल जाए, कोई आर्टिकल सोल्ड होला और पहले की सेलिंग प्राइस बराबर है दूसरे की सेलिंग प्राइस, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंट लॉस, तो एक बहुत बेसिक सा फंडामेंटल यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। बात समझ में आ रही है? अब ये हमेशा लॉस दिखाता है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अप्रोच बताएंगे आपको, क्या अप्रोच से हम इस पे सॉल्व काम कर रहे हैं। देखो ज़रा, सबसे पहले देखो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 किताब बेचिए 5,000, ठीक है, एक पे 10% का प्रॉफिट है, एक पे 10% का लॉस है, बिल्कुल है। तो इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं। देखो, लेट्स सी दिस, 10% प्रॉफिट माइनस 10% लॉस, राइट। 10 इंटू 10 प्लस माइनस माइनस 100, 10 इंटू 10 100 अपॉन 100, मतलब 1% का लॉस है, 1% लॉस, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपको इसको समझना है तो भी हम समझ सकते हैं क्या अप्रोच, क्यों ये आ रहा है ऐसा। अरे इसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव मेथड, राइट। जब भी 2 आर्टिकल पे सेम प्रोसेस से काम हो रहा है, हमें कंसेक्यूटिव फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द बेसिक ऑल्सो, कि 5,000 है, अगर कोई चीज 5,000 है, समझना जरा, ठीक है, एक पे प्रॉफिट है 10% का। सो अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस, इसका कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है हमें, है ना, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, और इस कॉस्ट प्राइस लेट्स सपोज दैट 100% कॉस्ट प्राइस रही होगी, तो इसको प्रॉफिट पे बेचेंगे 10% को, तो 110% की वैल्यू कितनी होगी, 5,000। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो पहली चीज। दूसरी चीज, 10% लॉस, तो 90% की वैल्यू कितनी, 5,000। अब आप जब इसको निकालेंगे, देन यू विल सी द टोटल 1% का लॉस है। क्लियर है? देन यू विल फाइंड दिस इट। पर अभी हमने जो शॉर्टकट अप्रोच किया, व्हाट यू विल डू, यू विल डी सिंपल थिंग करना है हमें। क्या करना है, लॉस हमेशा आएगा, मेथड आपको बता दिया, कंसेक्यूटिव ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100 अप्रोच लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अंकित बाइज 2 बुक्स। अब देखो यहां पे, जब भी कॉस्ट प्राइस आ जाए, जब भी कॉस्ट प्राइस आ जाए और सेम चीज हो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू सीपी ऑफ सेकेंड बुक, और यहां परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंट लॉस। अब क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड ओवरऑल परसेंट लॉस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इन टोटल। सो ये हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस जाएगा। अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। कोई चीज़ आपने खरीदी है, समझिएगा, पहला आर्टिकल जो 5,000 में ख़रीदा है, दूसरा आर्टिकल भी 5,000 में ख़रीदा है, एक पे 10% का प्रॉफिट है, तो एसपी कितना होगा, इसका 10% मतलब 500, 5,500, इस पे 500 का लॉस मतलब 4,500। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया टोटल, 10,000 दोनों आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस कितना आया 10,000। सो आपको नीदर प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको फंडामेंटल समझ। तो इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, जब कॉस्ट प्राइस बेस्ड आता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। जनरली बच्चे याद रखें एवरेज स्पीड को कैसे सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो भी कैसे करना है। लेट्स सपोज दैट एक तो फंडामेंटल होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, अब एक तो ये चीज होती है, तो इसको एक बार करके चेक कर लेते हैं, फिर हम दूसरा अप्रोच देखते हैं। अच्छा, ये कहाँ अप्लाई होता है पहले ये समझें। ए मैन गोज फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, ठीक है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट,
तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। लखनऊ से दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से लखनऊ आ रहा है। लखनऊ से दिल्ली गया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दिल्ली से लखनऊ आया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड पर पहले इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला वही फॉर्मूला है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 लगाएंगे। s1 कितना है 40, s2 कितना है 60, s1 प्लस s2 कितना है 60 प्लस 40 100, 0 से 0 0 से 0 दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये आंसर हमें मिल गया, पर क्या और बेटर अप्रोच है जब डिस्टेंस कांस्टेंट है? बिल्कुल बेटर अप्रोच है। देखो जरा, एलसीएम मेथड कहते हैं इसको। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट डाउन द स्पीड s1 s2, टेक द एलसीएम। जो अभी टाइम एंड वर्क में किया सेम, यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ टाइम आ जाएगा। देखो पहली स्पीड कितनी है 40, दूसरे की स्पीड कितनी है 60। एलसीएम कितना आ गया? आई थिंक दैट इज 120। डिस्टेंस 120 हो गया। 40 की स्पीड से चलेगा कितने देर में पहुंचेगा? 3 घंटे में। 60 की स्पीड से चलेगा कितने देर में? 2 घंटे में। और एवरेज स्पीड का फंडामेंटल क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर लखनऊ से दिल्ली गया और 120 किलोमीटर आया, तो 120 प्लस 120 लिख देंगे। 120 गया तो 3 घंटे लगे, आया तो 2 घंटे लगे। सॉल्व कर देते हैं इसको। 240 अपॉन 5 दैट इज 5 4 जो 20, 5 8 जो 40, अगेन 48 किलोमीटर पर आवर। दोनों अप्रोच बेटर है। जो आपको समझ में आता है वो अप्लाई करिए, बट आई विल सजेस्ट गो फॉर द एलसीएम मेथड। हमेशा आपको क्वेश्चन में चेंजेस होंगे, आप समझ जाएंगे। फिर से आते हैं। पर्सन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाय बस 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट बाय 10 किलोमीटर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अभी देखो फॉर्मूले से अप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा, एलसीएम मेथड से क्या कहता है। एक ए पर्सन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, समझते जाना, मतलब अपनी जर्नी का आधा हिस्सा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। और हाफ ऑफ द रिमाइंडर मतलब बचे का आधा 30 से चलता है और बचा हुआ 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है। मतलब टोटल जर्नी का आधा ये है, ये 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ, ठीक है, टोटल जर्नी का। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। अभी हमने क्या किया था? एलसीएम मेथड। सबसे पहले स्पीड लिख देंगे 60, 30 एंड 10। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 60 1 जा, 30 2 जा, 10 1 जा, 10 6 जा, ठीक है। अगर मैं मानूं ये आधी जर्नी अगर 60 किलोमीटर की है, ये डिस्टेंस है। अब आप यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितना स्मार्टली अज्यूम करते हैं क्या वैल्यू हमें लेनी है। मैं मान लेता हूँ ये आधी डिस्टेंस 60 किलोमीटर की थी, तो एवरेज स्पीड क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 60 किलोमीटर आधी, तो बची आधी कितनी? 60, पर ये 60 डिस्ट्रीब्यूट है हाफ हाफ में, तो इसको कह देंगे 30 प्लस 30, ठीक है। अब पहला 60 कवर करने में कितना स्पीड लगा? 1 का। टाइम कितना लगा? सॉरी, टाइम कितना लगा? 1 घंटे। अगला 60 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 30 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। अगला 60 किलोमीटर 6 घंटे ले रहा है, तो 30 किलोमीटर 3 घंटे लेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ये ऊपर तो 120, नीचे 5, अगेन 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 24 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं। 120 30 किलोमीटर 30 के हिसाब से 1 घंटे लगाएगा। 60 किलोमीटर 10 के हिसाब से
10 की स्पीड से 30 किलोमीटर 3 घंटे में, ठीक है। दैट्स अगेन गोज टू 3 4 5, 5 2 जो 10, 5 4 जो 20, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ ए नंबर। साइक्लिसिटी आनी चाहिए सबको। साइक्लिसिटी क्या होती है? जब कभी भी रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स दिखते हैं, दैट्स नोन एज साइक्लिसिटी। कैसे? जैसे 6 पे पावर, 6 पे पावर कुछ भी है तो आपको 6 की साइक्लिसिटी आनी चाहिए, है ना। यहां कुछ बता देता हूं। अगर 6 पे पावर 1 है तो 6 होगा, 6 पे पावर 2 है तो 36, 6 पे पावर 3 है तो 216, है ना। तो अगेन व्हाट आई वांट टू से कि 6 पे पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 6 6 6। अब कह रहा है फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर 6 पे पावर 990। 6 पे पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट, आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न है। अब 9 की बात कर रहा है तो 9 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 9 की साइक्लिसिटी 2 ही होती है। 9 पे पावर 1 होगा तो 9 यूनिट डिजिट में, 9 पे पावर 2 होगा तो 81, मतलब यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 9 पे पावर 3 करोगे फिर से 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये, अगर 9 पे पावर ऑड है तो 9, 9 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में 1, तो 9 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप ये चीजें कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अब कह रहा है इन ए रो ऑफ पर्सन पोजीशन ए फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 9th पोजीशन फ्रॉम द बी from right side of the row is 8th if C is sitting just in the middle of A and B. Position of C from left side of the row is 15th. Find total number of person in the row. आसान है, let's understand। एक रो है जिसमें position of A from left side of the row is 9th। In a row of person, position of A from left side of the row। एक रो में A की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है? 9th। And position of B from right side of the row is 8th। C is sitting just middle of A and B, ठीक है। And position of C from left side of the row is 15th, ठीक है। Find total number of person in the row। Easy है। So it says C is sitting just in middle of A and B। Just in middle का मतलब क्या हुआ? C is sitting just in middle। It means A और C के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग B और C के बीच में हैं। मतलब A 9th है लेफ्ट से और C 15th है, तो कितने लोग होंगे? 15 माइनस 9 दैट इज 6। तो बीच में कितने लोग होंगे? 5। आप देख लीजिए, A 9th है तभी ये 15th है, 9 and 5 14, तभी C की वैल्यू 15 हुई। इसका मतलब 5 लोग यहाँ भी हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई टोटल रो में कितने लोग हैं? C तक 15 लोग हैं प्लस 5 20 और ये 8 28, दैट इज ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऑप्शन नन ऑफ दीज, द आंसर इज 28, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए मैन कैन रो, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर ही टेक्स 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन इन डाउन स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, पहले तो बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। बोट एंड स्ट्रीम क्या कहता है कि अप स्ट्रीम
अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम से B माइनस डब्ल्यू, डाउन स्ट्रीम से B प्लस डब्ल्यू। ये फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। B क्या स्पीड ऑफ बोट, W क्या स्पीड ऑफ स्टीम। अब कह रहा है इट टेक्स 3 आवर मोर देन इन डाउन स्ट्रीम, 3 घंटा ज़्यादा लेता है अप स्ट्रीम जाना कि डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ए मैन कैन रो। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वी कैन से इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज इक्वल टू अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। कैन वी से दिस? यस। कितना ज़्यादा ले रहा है? 3 घंटे लिख दो। अच्छा, टी इक्वल टू देन, अगर इक्वेशन टी के फॉर्म में है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डी बाई एस। यही तो होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल टू डी बाई एस। सो डी बाई अप स्ट्रीम माइनस डी बाई डाउन स्ट्रीम। डी क्या डिस्टेंस है, ठीक है, वही पूछ रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब डी बाई अप स्ट्रीम क्या कहता है? बी माइनस डब्ल्यू, 6 माइनस 2 दैट इज 4। ये क्या कहता है? डाउन स्ट्रीम 6 प्लस 2 दैट इज 8। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान है। 8 एलसीएम में 2 माइनस डी, डी 3, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 24। दैट इज ऑप्शन बी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ बोट इज 25 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट्स ए speed of boat is 25 किलोमीटर पर आवर in still water, right? So it means B की वैल्यू दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। Speed of stream is 5 किलोमीटर पर आवर। If the boat takes 15 hours to go to a place and come back, right? So again, if boat takes 15 kilometer to go to place and come back, so again T is equal to upstream plus downstream, and T again total T is given 15 hour. Again T equal to D by S, again upstream, D by S that is downstream. That's very simple. फिर से the distance D is asked. Now upstream is what? B minus W, right? B minus W that is 25 minus 5 that is 20 plus downstream that is 30, right? Again you will solve this equation. Now see here, that is 600, that is 50D is equal to 15. Now this to 12, D is equal to 12 into 15, that is 180. D value is 180. The option is A. I hope you got this concept clear, and thank you so much for watching the video. I hope आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे, और इसी तरीके से हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।